मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास मैला आंचल का। मैला आंचल जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास मैला आंचल के भाग 7 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 8 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। लक्ष्मी का भी इस संसार में कोई नहीं। जी, मेरा कोई नहीं। लक्ष्मी सोचती है, उसका दिल इतना नरम क्यों है? क्यों वह डॉक्टर को देखकर पिघल गई? यह अच्छी बात नहीं। सतगुरु मुझे बल दो। सतगुरु के सिवा कोई और भी उसका नहीं। मां की याद नहीं आती। पसराहा मठ के पास अपनी झोपड़ी की याद आती है। सुबह होते ही बाबूजी कंधे पर चढ़ाकर मठ ले जाते थे। महंत राम गोसाई कितना प्यार करते थे। आ गई लच्छो, ले मिश्री खाएगी, चाय पिएगी। भंडारी एक कटोरे में चाय चूड़ा दे जाता था। बाबूजी बैठकर महंत साहब के लिए गाजा तैयार करते थे। 1 चिलम, 2 चिलम, 3 चिलम। पीते पीते महंत साहब की आंखें लाल हो जाती थी। कभी कभी बाबूजी भी थर थर कांपने लगते थे। भंडारी दही लाकर देता था। खा लो रामचरण भाई, नशा टूट जाएगा। बाबूजी को महंत साहब बहुत मानते थे। कोई काम नहीं, दिन भर महंत साहब की धुनी के पास बैठे रहो। गाजा तैयार करो, चिलम चढ़ाओ। मठ पर ही हमारा खाना पीना होता था। गांव में जब हैजा फैला तो बाबूजी को महंत साहब ने कहा, रामचरण तुम मठ पर ही रहो। उन दिनों दिन भर में कभी चिलम ठंडी नहीं होने पाती थी। एक दिन महंत साहब का बीजक जल गया। न जाने कैसे चिलम की आग बीजक पर गिर पड़ी। महंत साहब ने रोते हुए कहा था, रामचरण साहेब क्रोधहीन है, दंड भोगना पड़ेगा, अमंगल होगा। दूसरे ही दिन मठ के एक साधु का पेट मुंह चलने लगा। चलने लगा मतलब कैदस्त होने लगा। तीसरे दिन उस साधु ने देह त्याग दिया तो महंत साहब बीमार पड़े। बाबूजी ने महंत साहब की बड़ी सेवा की। शरीर त्यागने के पहले महंत साहब ने कहा था, रामचरण एक बार आखिरी चिलम पिलाओ बेटा। बाबूजी चिलम तैयार करने के लिए धूनी से आग ले ही रहे थे कि धूनी में ही उल्टी होने लगी। महंत साहब ने शाम को और बाबूजी ने सुबह को काया बदल दिया। भंडारी ने दूर से ही बाबूजी का दर्शन करा दिया था। भंडारी ने कहा था, मरे हुए आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी आई। लक्ष्मी कुनमुनाती उठती है। उस दिन बीजक छूकर कसम खाए थे और आज फिर पुकारने लगे, सतगुरु हो, तुम्हारी बुलाहट कब होगी? बुला लो सतगुरु अपने पास दासी को। लक्ष्मी, महंत साहब चित्त को शांत कीजिए, सदगुरु का ध्यान कीजिए। माया, सब माया है लक्ष्मी। लेकिन एक बार पास आओ। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़, लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस न होगी। हाथ है या लोहार की सणसी, दंतहीन मुंह की दुर्गंध, लार। महंत साहब, महंत साहब सुनिए। रामदास धुनी के पास ही है। महंत साहब, अरे रामदास, रामदास जल्दी उठो। महंत साहब को क्या हो गया? महंत साहब को सदगुरु ने अपने पास बुला लिया। सुबह को सारे गांव के लोग जमा होते हैं। महंत साहब सिद्ध पुरुष थे। इच्छा मृत्यु हुई है। रात को बैठकर गांव के बूढ़े बच्चों को खिलाकर आए और रात में ही चोला बदल लिए। दुनिया में ऐसी मरनी सबों को नसीब नहीं होती। रामदास कहता है,
भंडारा से लौटकर जब सरकार आए और आसन पर ध्यान लगाकर बैठे तो देह से जोत निकलने लगा। हम मसहरी लगाने गए तो इशारे से मना कर दिया। हम धुनी के पास बैठकर देखते रहे। सरकार के देह का जोत और तेज हो गया और सरकार एकदम बच्चा हो गए। जोत की चमक से हमारी आंखें बंद हो गईं। हम वहीं धुनी के पास लेट गए। कोठारी जी जब हल्ला करने लगी तो आंखें खुली। लक्ष्मी सुबह कुछ नहीं बोलती। साधुओं को माटी देने की रीत भी नहीं मालूम। जटा बढ़ा लिया और हाथ में कमंडल ले लिए हो गए साधु। चरणदास, पहले बीजक पाठ होगा तब माटी, इसके बाद सभी संतन के गोर पर माटी दी जाएगी। गोर माने समाधि, इतना भी नहीं जानते? माया जाल बिखंडने, सुर गुरु दुख पर हरता, सर्बे लोक जनाच जेन सतत हिया लोकिता। नमोस्तु सतगुरु साहेब को, चरण कमल धरी शीस। सबसे पहले रामदास माटी देता है, उसके बाद लक्ष्मीदासी मुट्ठी भर माटी महंत साहब की सफेद चादर पर डाल देती है। फिर फूलों की माला। साधु लोग कुदाली से गोर में मिट्टी भरने लगते हैं। चरणदास कहता है, महंत साहब को लगाकर 10 महंतों को माटी दिया है, माटी देना भी नहीं जानेंगे? गांव के कीर्तनिया लोग समदाउन शुरू करते हैं। हाय रे बड़ा रे जतन से, सुगा एक हो पोसल, माखन दुधवा पिलाए। हाय रे से हो रे सुगना बिरछी चढ़ी बैठल, पिजड़ा रे धरती लौटाए। गौर के बाद रामदास खजड़ी बजा बजा कर निर्गुण गाता है। कहवा से हंसा आवल, कहवा समावल हो राम, कि आहो राम हो, कौन गढ़ कयल मोकाम, कमन लपटावल हो राम। डिम डिमिक डिमिक, सुरपुर से हंसा आवल, नरपुर समावल हो राम, कि आहो रामा हो, कायागढ़ कैला मोकाम, मायही लपटावल हो राम। जय हो सतगुरु की जय हो, महंत साहब की जय हो, सब संतन की जय हो। मठ सुना लगता है। जीवन में आज पहली बार लक्ष्मी समझ रही है महंत साहब की कीमत को। नेत्रहीन हो गए थे, कुछ देख नहीं सकते थे। बिना रामदास के सहारा के एक पग भी चल नहीं सकते थे। किंतु ऐसा लगता था कि मठ भरा हुआ है। बिना महंत के मठ और बिना प्राण के काया। कांच ही बांस के पिजड़ा, जामे दीरो न बाती हो। अरे हंसा उड़ल आकाश, कोई संगो न साथी हो। जो भी हो, संसार में सबसे बढ़कर लक्ष्मी को ही प्यार करते थे महंत साहब। चढ़ती जवानी में सदगुरु साहब की दया से माया को जीतकर ब्रह्मचारी रहे। बुढ़ौती में तो आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, माया के प्रबल घात को नहीं संभाल सकती हैं। इसीलिए तो साधु ब्रह्मचारी लोग बुढ़ापे में ही माया के बस में हो जाते हैं। इसमें तो महंत साहब का दोख नहीं, उसका भाग ही खराब है। यदि वह नहीं होती तो महंत साहब सदगुरु के रास्ते से नहीं डिगते। यह ध्रुव सत्य है। दोख तो लक्ष्मी का है। एक ब्रह्मचारी का धर्म भ्रष्ट करने का पाप उसके माथे है। अब उसका अपना कौन है? कोई नहीं। महंत साहब, हमको छोड़कर आप कहाँ चले गए? दासी के अपराध को क्षमा करना गुरु। जीवन में तुम्हारी कोई सेवा सुखी मन से नहीं कर सकी। मरने के समय भी तुमको सुख न दे सकी प्रभु, क्षमा करो। जिंदगी भर के जमे हुए आंसू आज निकल जाना चाहते हैं, रोके रुकते नहीं। जय हिंद कोठारिन जी। दया सतगुरु के। बालदेव जी बैठिए। बालदेव जी सब भूल गए। लक्ष्मी को सांत्वना देने के लिए रास्ते में जितनी बातें सोची थी, दोहा कबित सब भूल गए। उसे माया जी की याद आ जाती है। माया जी का वह रूप, गंगा रे जमुनवा की धार, नयनवा से नीर बही। बालदेव जी की गढ़ी हुई ढांढस की बांध
इस तेज धारा में नहीं टिक सकेगी। बालदेव जी की भी आंखें छलछला जाती हैं। फाल्गु में भी बाढ़ आती है। वह दिल को मजबूत करके कहते हैं, कोठारीन जी, सब परमेश्वर की माया है। हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधि हाथ। हम तो सूरज उगने के पहले ही डॉक्टर साहब के साथ बाहर निकल गए थे। डॉक्टर साहब को गांव की चौहद्दी दिखलानी थी। दक्षिण संथाट टोली से शुरू करके दुसार टोली तक, गली कूची, अगवारा पिछवाड़ा, देखते देखते 10 बज गए। वहीं मालूम हुआ था कि महंत साहब इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर साहब का भी मन उदास हो गया। वे अस्पताल लौट गए। बाकी टोलों को कल देखेंगे। आज रौतहट हाल में ढोल भी दिला देना है। अस्पताल खुल गया है। शोभन मोची को भेजकर हम यहां आए हैं। लक्ष्मी के आंसू थम चुके थे। बालदेव जी ठीक समय पर आ गए। महंत साहब बालदेव जी को बहुत प्यार करने लगे थे। 5-7 दिनों की जान पहचान में ही महंत साहब ने बालदेव जी को अच्छी तरह पहचान लिया था। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। महंत साहब कहते थे, शुद्ध विचार का आदमी है, संस्कार बहुत अच्छा है। इसके पहले महंत साहब ने किसी पर इतना विश्वास नहीं किया था। मठ में रोज तरह तरह के साधु सन्यासी आते थे। महंत साहब रोज यह कहना नहीं भूलते थे, लक्ष्मी, इन लोगों का कोई विश्वास नहीं, रमता लोग हैं। इन लोगों से ज्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं। नई उम्र के साधुओं को पैर की आहट से हुए पहचान लेते थे। उनके अंतर की दृष्टि बड़ी तेज थी। पिछले साल एक दिन सत्संग में एक नौजवान साधु आकर बैठ गया। रात में आया था। बराह छत्तर जा रहा था। बराह छत्तर मने बराह क्षेत्र। उसके नयन बड़े चंचल। सत्संग में बैठकर लक्ष्मी की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। महंत साहब साहेब बचन सुना रहे थे। आखिर कहते कहते अचानक रुक गए। आखिर मतलब आखिरी पंक्ति। बोले, ओ नौगछिया के नौजवान उदासी जी, अरे साहेब, बचन पर ध्यान दीजिए जी। लक्ष्मी के शरीर पर क्या नयन गड़ाए हैं? माटी का शरीर तो मिथ्या है, साहेब बचन सत्य। बेचारा बिना बाल भोग किए ही आसन छोड़कर चला गया था। लेकिन बालदेव जी पर उनका बड़ा विश्वास था। असल त्यागी यही लोग हैं लक्ष्मी। बालदेव जी को देखते ही लक्ष्मी का दुख आधा हो गया। बालदेव जी कहते हैं, बड़े भाग से ऐसे लोगों का दर्शन मिलता है। हमको तो दर्शन मिला, लेकिन सेवा का अवसर नहीं मिला। हमारा अभाग है। बालदेव जी, आप तो दास हैं। जी, मेरी मां भी दासी थी, मांस मछली छूती भी नहीं थी। तब तो आप गर्भदास हैं, फिर कंठी क्यों नहीं ले लेते? बालदेव जी जरा होठों पर हंसी लाकर कहते हैं, कोठारीन जी, असल चीज है मन, कंठी तो बाहरी चीज है। दूसरा साधु होता तो कंठी को बाहरी चीज कहते सुनकर गुस्सा हो जाता। रामदेव गोसाई होते तो तुरंत चिमटा लेकर खड़े हो जाते, गाली गलौज करने लगते। लेकिन लक्ष्मी शांत होकर कहती है, कंठी बाहरी चीज नहीं है बालदेव जी, भेख है यह। आप विचार कर देखिए, जैसे आपका यह खद्दड़ कपड़ा है, मलमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुराजी तो नहीं कहिएगा। लक्ष्मी की बातों का जवाब देना सहज नहीं। जब जब लक्ष्मी से बातें होती हैं, बालदेव जी को नई बातों की जानकारी होती है। आप कहती हैं तो ले लेंगे कंठी। किससे लीजिएगा? आप ही दे दीजिए। लक्ष्मी हंस पड़ती है। शोकाकुल वातावरण में लक्ष्मी की मुस्कुराहट जान डाल देती है। कितने सुधे हैं बालदेव जी, मुझे गुरु बनाना चाहते हैं। नहीं बालदेव जी, मैं आपको आचार्य जी से कंठी दिलाऊंगी। आचार्य जी काशी में रहते हैं। मैं आपको अपना बीजक देती हूं, इसका रोज पाठ कीजिए।
बीजक पाठ से मन निर्मल होता है, अंतर की ज्योति खुलती है। बीजक एक छोटी सी पोथी, ज्ञान का भंडार। बालदेव जी का दिल धक धक कर रहा है। लक्ष्मी कहती है, सब हाथ का लिखा हुआ है। उस बार काशी जी से एक विद्यार्थी जी आए थे, बड़े जतन से लिख दिया था, मोती जैसे अक्षर हैं। बीजक से ही लक्ष्मी की देह की सुगंध निकलती है। इस सुगंध में एक नशा है। इस पोथी के हर एक पन्ने को लक्ष्मी की उंगलियों ने परस किया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न को, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होय। लक्ष्मी को देखने से ही मन पवित्र हो जाता है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के 8वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के 9वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। डॉक्टर प्रशांत कुमार। जात, नाम पूछने के बाद ही लोग यहां पूछते हैं जात। जीवन में बहुत कम लोगों ने प्रशांत से उसकी जाति के बारे में पूछा है, लेकिन यहां तो हर आदमी जाति पूछता है। प्रशांत हंसकर कभी कहता है, जाति? डॉक्टर? डॉक्टर? जाति डॉक्टर बंगाली है या बिहारी? हिंदुस्तानी? डॉक्टर जवाब देता है, जाति बहुत बड़ी चीज है। जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। सिर्फ हिंदू कहने से ही पिंड नहीं छूट सकता। ब्राह्मण है? कौन ब्राह्मण? गोत्र क्या है? मूल कौन है? शहर में कोई किसी से जात नहीं पूछता। शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना। लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। प्रशांत अपनी जाति छिपाता है। सच्ची बात यह है कि वह अपनी जाति के बारे में खुद नहीं जानता। यदि उसे अपनी जाति का पता होता तो शायद उसे बताने में झिझक न होती। तब शायद जाति पाति के भेदभाव पर से उसका भी पूर्ण विश्वास नहीं हटता। तब शायद ब्राह्मण कहने में वह गर्व महसूस करता। हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखाने के दिन भी प्रशांत को कुछ ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था। रात भर वह जगा रह गया था। प्रशांत कुमार, पिता का नाम अनिल कुमार बनर्जी, हिंदू ब्राह्मण, सब झूठ। बेचारा डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी नेपाल की तराई के किसी गांव में अपने परिवार के साथ सुख की नींद सो रहा होगा। प्रशांत कुमार नामक उसका कोई पुत्र हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखा रहा है, ऐसा वह सपना भी नहीं देख सकता। लेकिन प्रशांत अपने तथाकथित पिता डॉक्टर अनिल कुमार को जानता है। मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के दिन डॉक्टर अनिल उसके पिता के रिक्त कोष्ठ में आकर बैठ गए थे। बचपन से ही वो अपने जन्म की कहानी सुन रहा है। घर की नौकरानी, बाग का माली और पड़ोस का हलवाई भी उसके जन्म की कहानी जानता था। लोग बरबस उसकी ओर उंगली उठाकर कहने लगते थे, उस लड़के को देखते हो ना, उसे उपाध्याय जी ने कोसी नदी में पाया था। बंगालीन डॉक्टरनी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर लोगों के चेहरे पर जो आश्चर्य की रेखा खिंच जाती थी और आंखों में जो करुणा की हल्की छाया उतर आती थी, उसे प्रशांत ने सैकड़ों बार देखा है। एक लावारिस लाश को भी लोग वैसी ही दृष्टि से देखते हैं। प्रशांत अज्ञात कुलशील है। उसकी मां ने एक मिट्टी की हाड़ी में डालकर बाढ़ से उमड़ती हुई कोसी मैया की गोद में उसे सौंप दिया था। नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने नेपाल सरकार द्वारा निष्कासित होकर उन दिनों सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना की थी। एक दिन उपाध्याय जी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए रिलीफ की नाव लेकर निकले। झाऊ की झाड़ी के पास एक मिट्टी की हाड़ी देखी, नई हाड़ी। उनकी स्त्री को कौतूहल हुआ, जरा देखो ना उस हाड़ी में क्या है। नाव झाड़ी के पास पहुंची। पानी के हिलोर से हाड़ी हिली और उससे एक डोढ़ा सांप गर्दन निकालकर फोफो करने लगा। सांप धीरे धीरे पानी में उतर गया और हाड़ी से नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। मानो मां ने थपकी देना बंद कर दिया। बस यही उसके जन्म की कथा है।
जिसे हर आदमी अपने अपने ढंग से सुनाता है। आदर्श आश्रम में एक दुखिया युवती थी, स्नेहमयी। स्नेहमयी को उसके पति डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी ने त्याग कर एक नेपाली से शादी कर ली थी। उपाध्याय जी के आदर्श आश्रम में रहकर वह हिरण, खरगोश, मयूर और बंदर के बच्चों पर अपना स्नेह बरसाती रहती थी। तरह तरह के पिंजड़ों को लेकर वह दिन काट लेती थी। जब उस दिन उपाध्याय दंपति ने उसकी गोद में सोया हुआ शिशु दिया तो वह आनंद विभोर होकर चीख उठी थी, प्रशांत, आमार प्रशांत। उस दिन से प्रशांत स्नेहमयी का इकलौता बेटा हो गया। कुछ दिनों के बाद नेपाल सरकार ने निष्कासन की आज्ञा रद्द करके उपाध्याय परिवार को नेपाल बुला लिया। आदर्श आश्रम के पशु पक्षियों के साथ स्नेहमयी और प्रशांत भी उपाध्याय परिवार के ही सदस्य थे। उपाध्याय जी ने नेपाल की तराई के विराटनगर में आदर्श विद्यालय की स्थापना की। स्नेहमयी उसी स्कूल में सिलाई कटाई की मास्टरनी नियुक्त हुई। स्नेहमयी के स्नांचल में पलते हुए किशोर प्रशांत पर कर्मठ उपाध्याय परिवार की रोशनी नहीं पड़ती तो वह सितार के झलार और रविंद्र संगीत के बसंत बहार के दायरे के बाहर नहीं जा सकता था। उपाध्याय जी का ज्येष्ठ पुत्र बिहार विद्यापीठ का स्नातक था और मझला देहरादून के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी स्कूल का विद्यार्थी। पुत्री शांति निकेतन में शिक्षा पा रही थी। छुट्टियों में जब वे एक जगह इकट्ठे होते तो शांति निकेतन में शिक्षा पाने वाली बहन चरखा चलाना सिखाती। विद्यापीठ के स्नातक आश्रम भजनावली की पंक्तियों पर राविंद्रिक सुर चढ़ाते और अंग्रेजी स्कूल का स्टूडेंट सेवा दल की कवायदों के हिंदी कमांड के वैज्ञानिक पहलू पर बहस करता। अटेंशन में जो फोर्स है वह सावधान में नहीं। अटेंशन सुनते ही लगता है कि दर्जनों जोड़े बूट चटक उठे। ऐसे ही वातावरण में प्रशांत के व्यक्तित्व का विकास हुआ। हिंदू विश्वविद्यालय से आईएससी पास करने के बाद वह पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। मां की इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन अपने प्रशांत को वह डॉक्टर के रूप में नहीं देख पाई। काशीवास करते करते काशी की किसी गली में वह हमेशा के लिए खो गई। एक बार लाहौर से प्रशांत के नाम पर एक मनी ऑर्डर आया था। विजया का आशीर्वाद लेकर भेजने वाली श्री श्रीमती स्नेहमयी चोपड़ा एक मां ने जन्म लेते ही कोसी मैया की गोद में सौंप दिया और दूसरी ने जनसमुद्र की लहर को समर्पित कर दिया। डॉक्टरी पास करने के बाद जब वह हाउस सर्जन का काम कर रहा था, 1942 का देशव्यापी आंदोलन छिड़ा। नेपाल में उपाध्याय परिवार का बच्चा बच्चा गिरफ्तार किया जा चुका था। अंग्रेजी सरकार को पूरा पता था कि उपाध्याय परिवार हिंदुस्तान के फरार नेताओं की सिर्फ मदद नहीं करता है, गुप्त आंदोलन को सक्रिय रूप से चला भी रहा है। मझला पुत्र बिहार की सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता था। वह पहले ही नजरबंद हो गया था। प्रशांत भी तो उपाध्याय परिवार का था, वह कैसे बच सकता था? उसे भी नजरबंद कर लिया गया। जेल में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के निकट संपर्क में रहने का मौका मिला। सभी दल के लोग उसे प्यार करते थे। 1946 में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो एक दिन वह हेल्थ मिनिस्टर के बंगले पर हाजिर हुआ। वह पूर्णिया के किसी गांव में रहकर मलेरिया और काला आजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता है। उसे सरकारी सहायता दी जाए। मिनिस्टर साहब ने कहा था, लेकिन सरकार तुमको विदेश भेज रही है, स्कॉलरशिप। जी, मैं विदेश नहीं जाऊंगा। पूर्णिया और सहरसा के नक्शे को फैलाते हुए उसने कहा था, मैं इसी नक्शे के किसी हिस्से में रहना चाहता हूं। यह देखिए, यह है सहरसा का वह हिस्सा जहां हर साल कोसी का तांडव नृत्य होता है, और यह पूर्णिया का पूर्वी अंचल जहां मलेरिया और काला आजार हर साल मृत्यु की बाढ़ ले आते हैं। मिनिस्टर प्रशांत साहब को अच्छी तरह जानते थे। इस विषय पर प्रशांत से तर्क में जीतना मुश्किल है, लेकिन सवाल यह है कि सवाल जवाब कुछ नहीं, मुझे किसी मलेरिया सेंटर में ही भेज दीजिए। मलेरिया सेंटर में? लेकिन तुम एमबीबीएस हो और मलेरिया काला आजार सेंटरों में एलएलएमपी डॉक्टर लिए जाते हैं। जब तक मैं यह रिसर्च पूरा नहीं कर लेता
मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरी डिग्री किस काम की? बहुत मेहनत से नई और पुरानी फाइलों को उलटकर और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन से लिखा पढ़ी करके मिनिस्टर साहब ने मिस्टर मार्टिन की दी हुई जमीन के बारे में पता लगाया। 20-22 वर्ष पहले मिनिस्टर साहब पूर्णिया में ही वकालत करते थे, तो अगले मार्टिन को उन्होंने देखा था। अंत में केंद्रीय सरकार से सलाह परामर्श के बाद एक दिन प्रेस नोट में यह खबर प्रकाशित हुई कि पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव में मलेरिया स्टेशन खोला गया है। द स्टेशन विल अंडरटेक मलेरिया एंड कालाजार इन्वेस्टिगेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड इकोनॉमिक। प्रशांत के इस फैसले को सुनकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों पर तरह तरह की प्रतिक्रिया हुई। मशहूर सर्जन डॉक्टर पटवर्धन ने कहा था, बेवकूफ है। ईएनटी के प्रधान डॉक्टर नायक बोले, पीछे आंखें खुलेंगी। मेडिसिन के डॉक्टर तरफदार की राय थी, भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है, मालूम होता है। लेकिन प्रिंसिपल साहब खुश थे। तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं। जब कभी तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो, हमें लिखना। प्रशांत का गला भर आया था। मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर डॉक्टर प्रशांत का अभिनंदन किया, और जिस दिन वह पूर्णिया आ रहा था, स्टीमर खुलने में सिर्फ 5 मिनट की देरी थी। उसने देखा एक युवती सीढ़ी से जल्दी जल्दी उतर रही है। कौन है? ममता? हाँ, ममता ही थी। आते ही बोली, आखिर तुम्हारा भी माथा खराब हो गया। तुमने तो कभी बताया नहीं। बलिहारी है तुम्हारा। ओह प्रशांत, तुम कितने बड़े हो, कितने महान। मैं तो अभी आ रही हूं बनारस से। आते ही चुन्नी ने तुम्हारी चिट्ठी दी। रुमाल से फूल और बेलपत्र निकालकर प्रशांत के सिर से छुआते हुए ममता ने कहा था, बाबा विश्वनाथ जी का प्रसाद है। बाबा विश्वनाथ तुम्हारा मंगल करें। पहुंचते ही पत्र देना। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के 9वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के 10वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। डॉक्टर पत्र लिख रहा है। ममता, तुमने कहा था पहुंचते ही पत्र देना। पहुंचने के 1 सप्ताह बाद पत्र दे रहा हूं। तुम्हारे बाबा विश्वनाथ ने मेरे आने से पहले ही अपने एक दूत को भेज दिया है। प्यारू सचमुच देवदूत है, इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 7 ही दिनों में वह 2 बार रूठ चुका है। कहने को तो डॉक्टर है, मगर समय पर नहीं खाने पीने से देह पर कितना खराब असर होता है नहीं जानते। इसी से प्यारू का पूरा परिचय तुम्हें मिल गया होगा। यह एक नई दुनिया है, इसे वज्र देहात कह सकती हो। गांव का चौकीदार सप्ताह में 1 बार हाजिरी देने थाने पर जाता है। वह मेरी डाक लाएगा और ले जाएगा। काम शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे से ही रोगियों की भीड़ लग जाती है। अभी जनरल सर्वे कर रहा हूं, खून लेकर परीक्षा कर रहा हूं। प्यारू कहता है, यहाँ कौआ को भी मलेरिया होता है। यहाँ गड्ढों और तालाबों में कमल के पत्ते भरे रहते हैं। कहते हैं फूलों के मौसम में छोटी छोटी गड़हिया भी किस्म किस्म के कमल और कमलनी से भर जाती हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को तुम लोटस ईटर्स नहीं कह सकती हो। गड्ढों की परीक्षा कर रहा हूं। यहाँ की धरती 12 महीने भीगी रहती है शायद। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं वे। जहां तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। और तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। यह मेरा सिर्फ 7 दिन का अनुभव है। संभव है पीछे चलकर मेरी धारणा गलत साबित हो। मिथिला और बंगाल के बीच का यह हिस्सा वास्तव में मनोहर है। औरतें साधारणतः सुंदर होती हैं, उनके स्वास्थ्य भी बुरे नहीं। डॉक्टर साहब? कौन? विश्वनाथ प्रसाद। आइए, कहिए क्या है? डॉक्टर साहब, एक बार मेरे यहाँ चलिए। मेरी लड़की बेहोश हो गई है। बेहोश? क्या उम्र है?
इससे पहले भी कभी बेहोश हुई थी? जी, 2-3 बार और ऐसा हुआ था। उम्र यही 16-17 साल धर लीजिए। जरा जल्दी चलिए। बंद कमरे में एक चारपाई पर नीली रजाई में लिपटी हुई युवती का गोरा मुखड़ा बाहर है। बाल खुले और बिखरे हुए हैं, आंखें बंद हैं। कोठरी में लालटेन की मध्यम रोशनी हो रही है, रोशनी कम और धुआं ज्यादा। डॉक्टर खिड़कियां खोलने के लिए कहता है और जेब से टार्च निकालकर युवती के चेहरे पर रोशनी देता है। चेहरा ठीक है, सांस ठीक है, नाड़ी भी दुरुस्त है। डॉक्टर आंखों की पलकों को उलटता है, मानो कमल की पंखुड़ियां हो। ब्राइट, पेट कब्ज तो नहीं? कोई जवाब नहीं देता है। घूंघट काढ़े खड़ी औरतों के घूंघट आपस में मिलते हैं। एक अधेड़ स्त्री आगे बढ़ जाती है। युवती की मां है। जी, कब्जियत नहीं है। घर की नौकरानी पर्दा नहीं करती है। कहती है, डॉक्टर बाबू, लर लगाकर देखिए ना। लर अर्थात स्टेथोस्कोप। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि इससे डॉक्टर रोगी के अंदर की सारी बातों को जान लेता है। क्या खाया है, पेट में पचा है या नहीं, सब। सुई दीजिएगा। हूं। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। युवती आंखें खोल देती है। सुई नहीं, सुई नहीं। मां, अरे बाप, अच्छा सुई नहीं देंगे। कैसी तबीयत है? अच्छी बात है। हूं, क्यों बेहोश हो गई? हाँ, बेहोशी कैसे हुई? डर लग रहा था। काहे का डर लगा था? तब इसके बाद देह घूमने लगी। ठीक है, अब कैसी है? डर तो नहीं लगता? दवा भेज दूंगा, अब डर नहीं लगे। दवा? दवा नहीं मां, मैं दवा नहीं पीऊंगी। वाह, सुई भी नहीं और दवा भी नहीं, मीठी दवा? सभी हंस पड़ते हैं। युवती के मुरझाए हुए लाल होठों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है। आंखों की पलकें जरा उठकर मानो डॉक्टर को डांट देती हैं। हट, दवा भी कहीं मीठी होती है? बाहर आकर डॉक्टर तहसीलदार से कहता है, घबराने की बात नहीं, दवा भेज देता हूं। इसके पहले कितनी देर तक बेहोश रहती थी? करीब 1 घंटा। ज्योतिकी जी से एक बार जंतर बनवा के दिया, झाड़ फूक भी करवा कर देखा। डॉक्टर साहब, बस यही मेरा बेटा, यही मेरी बेटी, सब कुछ यही है, ठीक हो जाएगी। सेंटर में आकर डॉक्टर सोचता है, क्या दिया जाए? मीठी दवा, कार्मिनेटिव मिक्सचर या ब्रोमाइड? अजी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? जी, नाम रंजीत। तहसीलदार साहब के यहाँ कितने दिनों से नौकरी करते हो? बहुत दिन से। लड़कैया से। एक ठो बीड़ी है तो दीजिए डॉक्टर बाबू। प्यारू, रंजीत को बीड़ी पिलाओ। प्यारू बीड़ी दिया सलाई दे जाता है। बीड़ी सुलगाकर रंजीत अपने आप कहता है, डॉक्टर बाबू, तहसीलदार को दिन दुनिया में बस यही एक बेटी है। कितना मानत मनौती के बाद कमला मैया ने निहारा भी तो बेटी ही हुई। मगर रंजीत बीड़ी की राख झड़क कर चुप हो जाता है। डॉक्टर ने लच किया है। रंजीत ने मगर पर आकर पूर्ण विराम दे दिया है। मगर क्या, यही देखिए ना, 3 जगह बातचीत चली, मगर पहली जगह से तो पान देने की बात भी पक्की हो गई थी। ठीक तिलक के दिन लड़के की मां मर गई। दूसरी जगह बातचीत ठीक हुई तो उसके घर में आग लग गई। तीसरे लड़के को मैया हो गया, इंतकाल हो गया। अब कोई लड़का वाला तैयार ही नहीं होता। 1000, 2000, 5000 रुपया भी कबूलते हैं, मगर आखिर में एक पछवरिया कैथ को घर जमैया रखने के लिए लाए। बस उसी दिन से कमली को मिर्गी आने लगी। लोग तो कहते हैं कि कमला मैया नहीं चाहती हैं कि कमली की शादी हो। कमला मैया भी कुंवारी ही थी। अब आप लगे हैं, किसी तरह कमला दैया को आराम कर दीजिए। डॉक्टर बाबू, जो बख्शीश मांगिएगा तहसीलदार दे देंगे। देखो रंजीत, 3 खुराक दवा है, मीठी दवा है। तुम्हारी कमली दैया आराम हो जाएंगी। कल सुबह फिर एक बार खबर देना, समझे? 3 खुराक खाएंगी क्या? अभी? अभी रोटी दूध। रंजीत, एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। कौन? रामदिल? क्या है? कमली दैया फिर बेहोश हो गई। तहसीलदार साहब कहीन है कि डॉक्टर बाबू फिर एक बार जरा तकलीफ करें। डॉक्टर घड़ी देखता है, 9:10।
कुछ ही देर में समाचार होंगे। डॉक्टर कुछ सोचकर कहता है, रंजीत यह बक्सा उठाओ, ले चलो। बेतार का खबर। हाँ, तुम्हारी कमला दैया का इलाज बेतार से ही होगा। कमला फिर पहले की तरह बेहोश पड़ी हुई है। उसकी आंखें बंद हैं, बाल बिखरे हुए हैं। डॉक्टर को रोग का निदान मिल गया है। वो अपने बैग से सीसी सिरिंज वगैरह निकालता है। सुई सुई नहीं। कमला फिर होश में आती है। बगैर सुई के आपका रोग आराम नहीं होगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। दवा दीजिए डॉक्टर साहब, मैं सुई नहीं लूंगी। फिर डर लगा था। हाँ। रंजीत, दवा की शीशी कहाँ है? लाओ, बक्सा यहां लाकर रखो। हाँ, पी लीजिए। ठीक ठीक है। कैसी है दवा? मीठी है ना? डॉक्टर पोर्टेबल रेडियो को खोलकर मीटर ठीक करता है। यह ऑल इंडिया रेडियो है। रात के 9:15 बजे हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनिए। डर लगता है? मां, देखिए डर की कोई बात नहीं, सुनिए। मुझे उठा दो मां। उठिए मत, लेटी रहिए। अब आप सविता देवी से एक मैथिली लोकगीत सुनिए। माईगे हम न बियाहब अपना गौरा के, जो बुढ़वा हुई जमा दे गाई। ओ मां। कमला खिलखिलाकर हंस पड़ती है। शादी का गीत हो रहा है। हम न बियाही अपना गौरा के। कोठरी और आंगन में घूंघट काढ़े औरतों की भीड़ लग जाती है। कमला पर ब्रोमाइड का असर हो रहा है। उसकी आंखों में नींद झांक रही है। डॉक्टर लौटकर खत को पूरा करने बैठ जाता है। सुबह 7 बजे से रोगियों की भीड़ लग जाती है। अगमू चौकीदार कल हाजिरी देने जाएगा। 5 बजे भोर को ही आकर वह पुकारेगा। डॉक्टर लिखता है, पत्र अधूरा छोड़कर एक केस देखने गया था। केस अजीब है। केस हिस्ट्री और भी दिलचस्प है। तुम्हारी शीला रहती तो आज खुशी से नाचने लगती। हिस्टीरिया, फोबिया, काम विकृति और हठ प्रवृत्ति जैसे शब्दों की झड़ी लगा देती। शीला से भेंट हो तो कहना, मैंने अपने पोर्टेबल रेडियो से उसके दिमाग को झकझोर कर दूसरी ओर करने की चेष्टा की। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के 10वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास मैला आंचल के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।